In this question, a heat conducting piston connected with the help of a spring to one end of a horizontal closed insulator cylinder divides the cylinder into two parts. तो जो पिस्टन है वो कंडक्टिंग है यहाँ पे, और ये जो भी सिलेंडर यहाँ पे कंटेनर इज इंसुलेटेड. Each part of the cylinder contains equal number of moles of an ideal monatomic gas. The length of the cylinder is 2L and relaxed length of the spring is L by 2. Initially the temperature of the gas in both the parts is T. Extension the spring is X0 and piston is in equilibrium. Now a hole is made in the piston. Find change in the temperature of the gas after establishment of new equilibrium state. तो इनिशियली जो सिचुएशन यहाँ पे दी हुई है उसके अकॉर्डिंग जैसे जो टोटल लेंथ है वो तो है 2L और इसमें एक्सटेंशन X0 बताया गया है. तो इसका मतलब है कि इधर का जो कंपार्टमेंट है इसके जो लेंथ हो जानी चाहिए इनिशियली वो L/2 स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ प्लस एक्सटेंशन कितना है वो तो L/2 प्लस X0 हो जाना चाहिए. और क्योंकि टोटल तो लेंथ 2L है तो इसका मतलब ये जो पार्ट है इनिशियली ये 3L/2 माइनस X0 जिससे कि टोटल जो है वो 2L आ जाएगा यहाँ पे. इनिशियली दोनों साइड का टेम्परेचर बराबर बताया गया है T. नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है लेकिन मैं उनको सपोज अज्यूम कर लेता हूँ कि इधर भी नंबर ऑफ मोल्स n थे, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स n है यहाँ पर. ऑब्वियस है कि दोनों साइड का वॉल्यूम अलग अलग है यहाँ पे, तो टेम्परेचर सेम है, मोल्स सेम है, वॉल्यूम अलग अलग है, तो प्रेशर भी अलग अलग होगा दोनों साइड में. और प्रेशर आप वैसे बोल सकते हो कि अलग अलग होगा क्योंकि अगर स्प्रिंग फोर्स नहीं होता और अगर ये इक्विलिब्रियम में होता, स्प्रिंग फोर्स नहीं होता, दोनों साइड प्रेशर बराबर होना चाहिए था, लेकिन स्प्रिंग फोर्स है यहाँ पे तो दोनों साइड के जो प्रेशर्स हैं वो डिफरेंट होंगे. प्रेशर्स आर डिफरेंट. अब इसके बाद में अभी ये इनिशियल इक्विलिब्रियम में था और उसके बाद इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन से इसको रिलीज़ कर दिया जाता है. और रिलीज़ कैसे किया जाता है यहाँ पे कि इसमें एक होल क्रिएट कर दिया जाता है. तो इसमें एक होल क्रिएट कर दिया गया. होल क्रिएट करने के बाद में गैसेस का यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में कुछ फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली अल्टीमेटली एक नई इक्विलिब्रियम सिचुएशन में यहाँ पर ही आ जाएगा. तो उस नई इक्विलिब्रियम सिचुएशन तक आने में टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है वो इसमें हमें बताना है इसमें. तो अगर मैं इस टाइम पे इसका अगर डायग्राम यहाँ पर देखूँ तो सपोज़ जो इनिशियल प्रेशर है यहाँ का उसको मैं P1 नॉट अगर बोल दूँ और यहाँ का इनिशियल जो प्रेशर है सपोज़ वो P2 नॉट, और इसका इक्विलिब्रियम देख लो पिस्टन, क्योंकि पिस्टन पे नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए. हमेशा पूरे सिचुएशन में हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मान के चलते हैं. तो यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है सपोज़ इसके वजह से P2 नॉट इनटू एरिया ऑफ दिस कंटेनर और पिस्टन, और इधर से ये फोर्स लगेगा P1 नॉट इनटू ए. इसके अलावा क्योंकि स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो एक्सटेंडेड स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींच रही होगी, तो स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा ये फोर्स हो जाएगा KX0. तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें कि प्रेशर कहाँ ज़्यादा कहाँ पे कम, तो ये दोनों तो इस डायरेक्शन में है और ये इधर की तरफ इस डायरेक्शन में है. तो P1 नॉट इंटू ए दिस वुड बी इक्वल टू P2 नॉट इंटू ए प्लस KX0. इसका मतलब है कि इधर का जो प्रेशर है वो यहाँ पर ज़्यादा है, तो इस कंपार्टमेंट का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है और लग भी रहा है क्योंकि इधर से यही प्रेशर लगा रहा है और फिर स्प्रिंग भी इधर ही फोर्स लगा रही है, तो इधर का प्रेशर ज़्यादा है. तो जब यहाँ पर इसको ओपन किया जाएगा, इसमें होल क्रिएट किया जाएगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पर गैस का फ्लो होना चाहिए. तो गैस विल फ्लो लाइक दिस. तो गैस जब उधर की तरफ फ्लो करेगी तो फिर यहाँ का जो भी होगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर इसमें, क्योंकि एक्स्ट्रा गैस इधर फ्लो करने लग जाएगी. तो इधर का प्रेशर कुछ बढ़ने लगेगा, इधर का प्रेशर कुछ घटने लगेगा. तो अल्टीमेटली सिचुएशन वापस से तब थमेंगी यहाँ पे, फाइनली स्टेडी स्टेट में तब आएगा या इक्विलिब्रियम फाइनली तब यहाँ पर अचीव होगा पूरे सिस्टम के अंदर, जब दोनों साइड का प्रेशर बराबर हो जाएगा. और क्योंकि ये हीट कंडक्टिंग है, तो अगर हीट कंडक्टिंग है तो ये हमेशा हर एक मोमेंट पे ये जो पिस्टन है वो ये इंश्योर करेगा कि दोनों साइड का जो टेम्परेचर है वो चेंज तो हो रहा होगा लेकिन टेम्परेचर दोनों साइड का हमेशा बराबर रहेगा. तो पूरे प्रोसेस में हर टाइम पे दोनों साइड का टेम्परेचर ये बराबर रखेगा और फाइनली ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगा. थर्मल इक्विलिब्रियम में तो हमेशा ही होगा, दोनों साइड का टेम्परेचर हमेशा बराबर होगा. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में फाइनली यहाँ पर ये तब आएगा जब दोनों साइड के जो प्रेशर्स हैं वो बराबर हो जाएं. तो गैसेस का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा, प्रेशर जब दोनों साइड के बराबर हो जाए. तो यहाँ पे फाइनली किस रास्ते पे जाएगा यहाँ पर, तो P1 नॉट इज़ ग्रेटर देन P2 नॉट है, तो गैस विल फ्लो फ्रॉम दिस कंपार्टमेंट लेफ़्ट टू राइट. तो लेफ़्ट से राइट की तरफ यहाँ पर गैस का फ्लो होगा. इसके वजह से होगा यहाँ पर ये कि P
लेफ़्ट साइड में जो ज़्यादा था वो डिक्रीज़ होने लगेगा और जो राइट साइड में प्रेशर जो कि पहले कम था वो यहाँ पे इंक्रीज़ होने लगेगा और फाइनली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जब पी लेफ़्ट और पी राइट दोनों यहाँ पर बराबर हो जाएंगे तब यहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और थर्मल इक्विलिब्रियम में हमेशा है कंडक्टिंग होने की वजह से, हीट कंडक्टिंग होने की वजह से थर्मल इक्विलिब्रियम इज़ ऑलवेज मेंटेन, दिस वी कैन अज्यूम। और कोई हीट जो है वो पूरे सिस्टम से बाहर नहीं जा रही है, इसके अंदर कुछ इस तरीके का चल रहा है। मैं किसी जनरल टाइम पे अगर इसका डायग्राम बनाऊँ तो किसी जनरल टाइम पे सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरीके से होगी इसमें। तो किसी जनरल टाइम पे ये सपोज़ थोड़ा इधर यहाँ पर आ गया है और मैं जो एक्सटेंशन है उस एक्सटेंशन को एक जनरल एक्सटेंशन x के इक्वल अज्यूम कर लेता हूँ, l/2 प्लस x बोल दिया इसको और ये इसको बोल दिया गया 3l/2 माइनस x। तो x इज सम जनरल एक्सटेंशन, जनरल टाइम पे जनरल एक्सटेंशन यहाँ पे स्प्रिंग का है ये। और सपोज जनरल प्रेशर्स आप यहाँ पे अज्यूम कर लो P2, तो P2 इंटू ए, ये फोर्स लग रहा है इधर से फोर्स लग रहा है P1a और उसके साथ अब स्प्रिंग को नहीं दिखा रहा हूँ, स्प्रिंग का फोर्स जस्ट दिखाया तो यहाँ पे, तो ये kx। अगर आप एक इक्वेशन लिखना चाहो इनके बीच में तो इक्वेशन इज़ लाइक दिस, P2 इंटू ए प्लस kx दिस इज़ इक्वल टू P1 इंटू ए। इस तरीके से आप प्रेशर्स को किसी टाइम पर रिलेट कर सकते हो। x इज़ एक्सटेंशन द स्प्रिंग एट सम जनरल टाइम। मैं फाइनल टाइम का भी एक डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। तो फाइनल टाइम का डायग्राम, अब देखिए दोनों साइड में जो प्रेशर है ये किसी इंटरमीडिएट टाइम का डायग्राम हो जाएगा, सम इंटरमीडिएट टाइम, और ये बिल्कुल फाइनल डायग्राम हो जाएगा जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आप ये बोल रहे हो कि दोनों साइड का जो प्रेशर है वो प्रेशर इक्वल हो गया है। अगर प्रेशर इक्वल हो गया तो फिर यहाँ पर अब स्प्रिंग में फोर्स नहीं आ सकता, स्प्रिंग में फोर्स आएगा तो फिर वो इस पिस्टन को मूव कराने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है कि P और ये P दोनों मिल करके इस पिस्टन को अब इक्विलिब्रियम में रख पाएंगे यहाँ पर इसमें। तो पिस्टन नाउ विल बी इन इक्विलिब्रियम, प्रेशर दोनों साइड में इक्वल हो गया। प्रेशर इक्वल हो जाने के बाद में स्प्रिंग का एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आ सकता, एक्स्ट्रा फोर्स आएगा तो डेफिनेटली फिर वो नॉन इक्विलिब्रियम होगा। तो इसका मतलब है कि ये नेचुरल लेंथ में आ जाना चाहिए, सिंपली ये मतलब हुआ l/2 पे आ जाना चाहिए इसको, और ये कितना हो जाना चाहिए 3l/2। तो ये फाइनल सिचुएशन है यहाँ पर इसके अंदर। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की, हमें ये पता करना है कि टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ है। टेम्परेचर तो फाइनली भी T डैश यानी कि दोनों जगह के टेम्परेचर जो हैं वो बराबर ही रहेंगे। तो टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ है यहाँ पर अब हमें ये कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सपोज़ मैं अगर लेफ़्ट वाले चैम्बर के लिए यूज़ करता हूँ तो लेफ़्ट वाले चैम्बर में आप लिखोगे कि कितना हीट, ठीक है, हीट उस पूरे प्रोसेस में कितना हुआ इज़ इक्वल टू डेल्टा U1 प्लस जो भी यहाँ पर है इसमें गैस, उस गैस ने कितना वर्क किया है उसको मैंने W1 लिख दिया। इसी तरीके से आप सेकंड के लिए लिखोगे दूसरे वाले के लिए, तो Q2 इज़ इक्वल टू डेल्टा U2 प्लस W2। अब आप देख सकते हो कि हीट जो है वो कहीं बाहर नहीं जा रही है, ना बाहर से अंदर आ रही है, बस एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में हीट जा रही होगी। सपोज़ मान लीजिए कि ये इधर कंप्रेस होता जा रहा है तो इधर का टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा और वो बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा तो एक्स्ट्रा हीट वो इधर रिलीज़ कर रहा होगा, टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा होगा। लेट्स से कि इधर से इधर हीट का फ्लो हो रहा है, जो हीट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में फ्लो हो रही है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर यहाँ से इधर हीट जा रही है तो इसके लिए तो उतना ही पॉजिटिव हीट हो जाएगी, इसके लिए उतनी ही नेगेटिव हीट हो जाएगी, यानी कि टोटल मिलाकर के जो हीट है वो जीरो हो जाएगी, बस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अगर यहाँ पे +5 जूल हुआ तो यहाँ पे -5 जूल हो जाएगा हीट का। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो इनका जो एडिशन है वो तो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि हीट बस एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जा रही है। ये हो जाएगा डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2, तो डेल्टा U टोटल मैं बोल देता हूँ इसको कि टोटल जो डेल्टा U है वो हो गया ये। और डेल्टा U एक तरीके से दोनों के लिए बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ मोल्स उतने हैं, दोनों मोनोटॉमिक गैसेज हैं, टेम्परेचर का चेंज भी सेम है। तो डेल्टा U जितना लेफ़्ट वाले चैम्बर के लिए हुआ होगा उतना ही यहाँ पे राइट वाले चैम्बर के लिए भी हुआ होगा। तो मैंने उसको बस समेशन करके डेल्टा U टोटल लिख दिया है। और W1 प्लस W2 एक तरीके से यहाँ पे जो टोटल वर्क डन बाय गैस है उसके बराबर है। यहाँ पर W1 प्लस W2 इज़ द टोटल वर्क डन बाय द गैसेस। आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि जो W1 प्लस W2 यानी कि टोटल वर्क डन पे जो गैसेज है वो है किस तरीके का, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो डेल्टा U पॉजिटिव हो जाना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा U नेगेटिव हो जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर साइन आना चाहिए इसका। तो अब थोड़ा सा अगर यहाँ पर विजुलाइज़ करो सिचुएशन को तो इनका साइन आप खुद ही बिना कैलकुलेशन के बता सकते हो कि क्या होगा यहाँ पर। जैसे जो लेफ़्ट वाला चैम्बर है, लेफ़्ट वाले चैम्बर में ये इधर से इधर की तरफ आ रहा है पिस्टन, तो अगर पिस्टन इधर की तरफ आ रहा है तो
और ये फोर्स ऐसे लगा रहा होगा, कंप्रेस हो रही है यहाँ पर ये गैस, तो ये जो गैस है वो नेगेटिव वर्क कर रही है, ये गैस जो है पॉजिटिव वर्क कर रही है, एक्सपेंशन हो रहा है इसके अंदर। तो ये गैस पॉजिटिव वर्क कर रही है, ये गैस यहाँ पर नेगेटिव वर्क कर रही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के वर्क हो रहे हैं इसमें, कौन सा ज़्यादा कौन सा कम हो रहा है उससे डिसाइड होगा कि नेट वर्क कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। तो अब आप देखो कि वॉल्यूम में जो चेंजेस हैं वो एक जैसे ही हैं। अगर मैं किसी छोटे से टाइम की बात करूँ कि वॉल्यूम में चेंज डी हुआ, तो डी इसके लिए एक तरीके से वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो जाएगा, और इसके लिए डी एक तरीके से वॉल्यूम में डिक्रीज़ हो जाएगा। और उस छोटे से टाइम में अगर आप प्रेशर P1 P2 बोलते हो, तो P1 एक तरीके से P2 से ज़्यादा है यहाँ पर, यानी कि लेफ्ट वाले चैम्बर में प्रेशर ज़्यादा है। तो उस प्रेशर को जब डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बड़ी मैग्नीट्यूड वाइज क्वांटिटी आएगी। इस P2 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज कम क्वांटिटी आएगी वहाँ पे। इसका मतलब है कि पॉजिटिव वर्क कम हो रहा है इसके वजह से, और इसके वजह से नेगेटिव वर्क यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है। तो नेगेटिव वर्क इज़ मोर देन पॉजिटिव वर्क। तो इसका मतलब जो ओवरऑल यहाँ पे जो वर्क आ रहा है वो यहाँ पे किस तरीके का आ रहा है, यहाँ पर ये दिस ओवरऑल वर्क इज़ नेगेटिव हियर। अब इस वर्क, अब ये क्योंकि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और डेल्टा यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि टेम्परेचर राइज़ किया होगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इनको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो तो उसके बाद तो बाकी डेल्टा यू लिखना तो बहुत सिंपल है, एन CV डेल्टा टी हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसी इक्वेशन को थोड़ा एलोबरेट करता हूँ, इसी को थोड़ा सा यहाँ पे डीप में लेकर के जाता हूँ। तो इस इक्वेशन में अगर आप यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई कर दो, सपोज मैं इस इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इट विल बिकम P2, और dx से मल्टीप्लाई करने से पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसको इधर ले आता हूँ, प्रेशर के टर्म्स को एक साथ रख लेता हूँ। तो P1A माइनस P2A, दिस इज़ नाउ kx। dx से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म को, तो P1A dx, P2A dx, और ये हो जाएगा kx dx। dx एक तरीके से यहाँ पर आप एक्सटेंशन में चेंज बोल सकते हो, और उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट से भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि पिस्टन जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही यहाँ पे एक्सटेंशन में चेंज आएगा इसके। dx बेसिकली नेगेटिव है, क्योंकि आपका जो x है वो समय के साथ साथ, यानी जो एक्सटेंशन है वो समय के साथ साथ यहाँ पर कम होता जा रहा है। तो P1A dx और ये A dx, ये दोनों को मैं अगर कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो A dx को मैं एक बार जस्ट यहाँ पे dv लिख देता हूँ। A dx एक नेगेटिव क्वांटिटी है, और dv भी यहाँ पर एक तरीके से नेगेटिव क्वांटिटी है यहाँ पर ये। तो P1 माइनस P2 dv, ये जो क्वांटिटी है ये इसके बराबर है kx dx। अगर आप इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, और x की जो लिमिट है, तो x एक्सटेंशन है, तो पहले x0 था, बाद में एक्सटेंशन कितना हो गया, 0 हो गया, तो -12 kx0 स्क्वायर के बराबर आ गया यहाँ पर ये। तो इसको आपको थोड़ा कॉमन सेंस के साथ में ढंग से समझ लेना होगा कि LHS भी नेगेटिव है, P1 माइनस P2 dv A dx है, A dx नेगेटिव है, नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। इसका मतलब हमारे इक्वेशन में साइन के हिसाब से कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप W1 लिखना चाहो कि इधर कितना इसने वर्क किया है, तो इसको आप लिख सकते हो इसने कैसा वर्क किया, नेगेटिव वर्क किया है, तो ये P1 dv हो जाएगा एक तरीके से। और मैं dv को जस्ट साइन के साथ ही रख लेता हूँ कि dv हमारा नेगेटिव था, तो P1 dv मिला तो वो नेगेटिव ही हो गया, और इसको अगर हमने इंटीग्रेट किया तो आपका W1 तैयार हो गया। इस तरीके से अगर आप W2 की बात करो, तो W2 P2 dv होगा एक तरीके से, और मैं एक माइनस यहाँ पर लगा करके इसको पूरे को पॉजिटिव कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया। और इन दोनों का अगर आप समेशन कर लो, तो टोटल वर्क डन बाय द गैस जो है वो इसके बराबर ही हो गया। ये जो क्वांटिटी एक तरीके से, दिस क्वांटिटी इज टोटल वर्क डन बाय गैस है ये, तो दिस इज टोटल वर्क डन बाय गैस। और टोटल वर्क डन बाय द गैस यहाँ पे किस तरीके का आ रहा है, -12 kx0 स्क्वायर। तो बहुत केयरफुली आप इसको समझ लो। आप चाहो तो यहाँ पे dv को जस्ट मॉड लिख करके भी ऐसे लिख सकते हो कि dv का अगर आपने जस्ट मॉड लेके लिख दिया, तो P1 dv, फिर आप माइनस P1 dv कर लो इसको, और इसको प्लस P2 dv करके इंटीग्रेट कर लो, अगर आप dv का जस्ट मॉड यहाँ पे ले लेते हो। तो मैंने इस इक्वेशन का यूज़ करके जस्ट बता दिया कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकली टोटल वर्क डन बाय द गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये -12 kx0 स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अब हम अपने जो भी यहाँ पे हमारा टारगेट है, उस टारगेट को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा यू टोटल सिंपली यहाँ पे किसके बराबर आ गया, आप इसको इधर की तरफ ले जाओ, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 12 kx0 स्क्वायर। अब इतना कुछ करने के बाद में हम जिस इक्वेशन पे पहुँचे हैं, उस इक्वेशन को आप फिजिकली भी समझ सकते हो कि 12 kx0 स्क्वायर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज़ लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी।
एक तरीके से स्प्रिंग में पहले पोटेंशियल एनर्जी थी और बाद में चली गई, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ है, वही लॉस एक तरीके से जो गैसेस की इंटरनल एनर्जी उसको बढ़ा रहा है। तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ रही है। और ये जस्टिफाइड भी लग रहा है, ऐसा लगता है कि इट इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि हीट का कोई खास एक्सचेंज इधर उधर हुआ नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह बस चली गई है, तो नेट हीट का एक्सचेंज वगैरह जीरो है। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली इसके बराबर आ जा रहा है ये। इसके बाद में इसको लिखना कोई खास मुश्किल है नहीं यहाँ पर अब, तो ये आप लिख सकते हो NCV डेल्टा टी। मोनोएटॉमिक गैस है तो CV 3R/2 हो जाएगा, तो 3R/2 N डेल्टा टी दिस इज़ इक्वल टू हाफ के x0 स्क्वायर। अब जस्ट यहाँ पे टर्म्स का मैनिपुलेशन है। अब देखिए आपको डेल्टा टी निकालना है, n गिवन नहीं है और k भी गिवन नहीं है, तो n और k ये दो क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको यहाँ पर गिवन नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर n और k गिवन नहीं है तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ इक्वेशन फॉर्म करके n और k लाना पड़ेगा। और अभी हमारे पास में कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि इस इक्वेशन में नहीं आ रहे हैं। तो इस इक्वेशन में क्या क्या नहीं आ रहा है, जैसे हमें x0 जैसे L गिवन था, L इस इक्वेशन के अंदर नहीं आ रहा है। हमें इनिशियल टेम्परेचर भी, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो तो इसमें इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन है, ये भी इक्वेशन में नहीं आ रहा है। तो हमें इन वेरिएबल्स को इक्वेशन में लाना है और जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ से हटाना है, k और n को यहाँ से, k और n जो दो वेरिएबल्स हैं, इन दो वेरिएबल्स को यहाँ से अब हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए अब मैं कुछ इसमें इस तरीके से आगे यहाँ पर जा रहा हूँ इसमें। तो प्रेशर का जो आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक रिलेशन लिखा था, आप इसके ऊपर आ जाओ। प्रेशर का स्टार्टिंग में रिलेशन आपने कैसे लिखा था, इक्विलिब्रियम में था, कहा गया था इक्विलिब्रियम में है, तो आपने ये रिलेशन लिख दिया है। इस रिलेशन में आप इनिशियल टेम्परेचर को ला सकते हो, P को आप लिख सकते हो nRT/V, इसको भी आप इस तरीके से nRT/V लिख सकते हो। क्या वॉल्यूम पता है स्टार्टिंग में, तो वॉल्यूम पता तो है, लेकिन उसमें एरिया वगैरह की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर इसमें, क्योंकि लेंथ आपको पता है सर। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैंसिलेशन होंगे अगर यहाँ पर A नहीं गिवन है तो मैं उस कैलकुलेशन को जस्ट यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ इसमें। तो P1 इनिशियली जो P1 है यहाँ पर, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ nRT/, और जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम उसको मैंने यहाँ पे V1 लिख दिया इनटू दिस एरिया A। फिर उसके बाद में P2, तो P2 की जगह पे nRT और जस्ट यहाँ पे V2 हो जाएगा और ये A हो जाएगा प्लस kx0। अल्टीमेटली आपको यहाँ पर ये जो फाइनल आंसर देना है उसमें अगर आप n से इसको डिवाइड कर दो तो k/n अगर आ जाए तो k/n से भी काम चलेगा। n से आप डिवाइड कर दो जस्ट यहाँ पे, तो k/n कैलकुलेट करना है और k/n का जुगाड़ यहाँ से हो रहा है। n और n आप इसको इसके नीचे ले आओ, डिवाइड कर दो पूरे को n से, तो k/n आ जाएगा। लेकिन फिर आपको यहाँ पर V1 V2 ये सब पुट करने पड़ेंगे। तो V1 जो होगा, आप V1 को आप क्या पुट कर सकते हो, तो इस लेंथ को ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, इस लेंथ को ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये V2 हो जाएगा। तो इसके बाद में n को मैं उधर भेज देता हूँ, तो RT और V1 की जगह पे L/2 प्लस x0, इसको A से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे A ऊपर है तो कैंसिलेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने सोचा था कि A नहीं दिया हुआ है तो नहीं आना चाहिए, फाइनली तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे। RT V2 की जगह पे 3L/2 माइनस x0, ये A और यहाँ पर भी A आएगा जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस n को मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो k/n। तो k/n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आप इस इक्वेशन के अंदर रख सकते हो, जो लास्ट इक्वेशन हमें मिल रही है यहाँ पे k/n के फॉर्म में, और उससे डेल्टा टी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली अब इसका यहाँ पे आंसर लिखने जा रहा हूँ। बस अब इसमें एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन बस जस्ट वैल्यू ही पुट करनी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है अब इसमें। तो डेल्टा टी इज़, आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये आंसर मिल जाएगा 2x0 t/3 L-2x ऊपर, और नीचे मिलेगा आपको L+2x। तो लास्ट में ये सब जो कुछ हम कर रहे हैं बस वो इसके लिए कर रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो आंसर गिवन टर्म्स में आ जाए, जो भी हमें डेटा गिवन है बस उसके टर्म्स में हमारा आंसर है।